हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने अकाउंटिंग फॉर जीएसटी का टॉपिक शुरू किया था। एक बहुत ही छोटा पोर्शन आपके सिलेबस में ऐड हुआ है जिसमें आपको जीएसटी से रिलेटेड अकाउंटिंग सीखनी है और उसी पे आधारित कुछ कुछ चैप्टर्स में, 2-3 चैप्टर्स में छोटे छोटे एक आध दो क्वेश्चंस ऐड किए गए हैं। सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चन जो ऐड किए गए हैं वो किए गए हैं इन द चैप्टर जर्नल एंट्रीज, जिसमें अराउंड 3 क्वेश्चंस आपके स्टडी मटेरियल में ऐड किए गए हैं। इसके अलावा ट्रायल बैलेंस में भी एक क्वेश्चन आपके स्टडी मटेरियल में ऐड किया गया है जिसमें कुछ जीएसटी वाला पॉइंट जरूर है, हालांकि है बहुत ही सिंपल। स्पेशली अगर आपने मेरा पिछला लेक्चर देख लिया है जिसमें मैंने सारी आपको कॉन्सेप्चुअल बातें कराई थी, जिसमें हमने जीएसटी क्या होता है, क्यों आता है, मतलब क्यों आया गया, उसके क्या बेनिफिट्स आए और कैसे कैसे अकाउंटिंग उसमें करनी होती है, ये सारी बातें मैंने आपको बताई थी। तो अगर आपने वो समझ लिया है तो आई बिलीव आपको कोई भी इशू नहीं आएगा किसी भी क्वेश्चन में जो आपके चैप्टर्स में ऐड किया गया है। बट टेंशन नहीं लेनी, मैं अपने वीडियो सीरीज में सारे जो क्वेश्चन आपके स्टडी मटेरियल में ऐड किए गए हैं वो कवर करने वाला हूं। इवन फाइनल अकाउंट्स में भी ऐड किया गया है, वो भी मैं कवर जरूर करूंगा। ठीक है, तो बिफोर मैं आज की इस वीडियो लेक्चर में अपने क्वेश्चंस की शुरुआत करूं, मैं आपके साथ फटाफट से क्विक रिकैप करना चाहता हूं जिसमें हमने अकाउंटिंग रिकैप करना है, रिवाइज करना है कि भाई जीएसटी के इर्द गिर्द अकाउंटिंग कैसे होती है। ठीक है, बहुत फास्ट करेंगे। मैं इस अजम्पशन के साथ चलूंगा कि कॉन्सेप्चुअली आपने मेरा जो भी लेक्चर था वो देख लिया था। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको सिखाया था जब गुड्स का परचेज किया जाता है, गुड्स परचेज होते हैं या कोई खर्चे होते हैं जिसमें जीएसटी एडेड होता है। और जब मैं खर्चों की बात करता हूं बच्चों, यहां पे एक बात आपको ध्यान रखनी है, यहां पे फिक्स्ड एसेट्स की परचेज भी कवर हो जाती है। अगर हम फिक्स्ड एसेट्स परचेज करते हैं और उसमें भी जीएसटी होता है तो वो भी इसमें कवर हो गया, क्योंकि फिक्स्ड एसेट परचेज करना आपको आइडिया होगा, आपको अच्छे से पता होगा, इट इज बाय नेचर अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो इन शॉर्ट कोई भी ऐसा खर्चा, चाहे वो कैपिटल नेचर का हो चाहे वो रेवेन्यू नेचर का हो, जिसमें जीएसटी एडेड है, जिसमें जीएसटी भी हम पे कर रहे हैं, उसके लिए फिर यह अकाउंटिंग आपकी रेलिवेंट हो जाती है, जिसमें हम लोग डेबिट करते हैं परचेस अकाउंट को या खर्चे के अकाउंट को, या अगर आप फिक्स्ड एसेट परचेज कर रहे हैं तो फिक्स्ड एसेट अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, वही क्रेडिटर या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। अगर आप लाइबिलिटी मतलब अभी आप ड्यू कर रहे हैं, इमीडिएटली नहीं पे कर रहे, और अगर कैश या बैंक से परचेज कर रहे हैं तो टू कैश या बैंक। तो ये जितनी एंट्री मैंने ब्लैक से लिखी थी ये तो आपकी वही पुरानी बिल्कुल बेसिक एंट्री होती है। जो नई चीज हम इसमें ऐड करते हैं वो क्या होता है, वो होता है इनपुट जीएसटी अकाउंट। तो आपको मैंने बताया था कि कोई भी हम लोग खर्चा जो करते हैं, परचेज वगैरह करते हैं जिसमें हम लोग जीएसटी पे करते हैं तो उसमें जीएसटी का क्रेडिट मिलता है, तो उस क्रेडिट को हम लोग रिकॉर्ड कर देते हैं एज इनपुट जीएसटी। और बाय नेचर ये एक एसेट होता है, बाय नेचर इनपुट जीएसटी एक एसेट होता है। ठीक है, ये याद रखना है क्योंकि इसका रेलिवेंस आगे भी आता है चैप्टर में और कुछ क्वेश्चंस में भी आता है। तो दिस इज अ बाय नेचर अ एसेट। उसके बाद जब सेल ऑफ गुड्स होता है, भाई गुड्स जब सेल होती करते हैं तो देखो वैसे क्या एंट्री हमने सीख रखी है, डेटर अकाउंट डेबिट या कैश या बैंक अकाउंट डेबिट। अगर क्रेडिट सेल हो रही है तो डेटर अकाउंट डेबिट, कैश में सेल हो रही है तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो अगेन ये ब्लैक से जो एंट्री हमने लिखी, दिस इज तो अ वेरी नॉर्मल एंट्री, बेसिक एंट्री जो बचपन में भी सीखते हो आप। इसमें नया क्या ऐड किया गया, हमने यहाँ पे क्रेडिट कर दिया टू आउटपुट जीएसटी, जो कि कुछ नहीं है, एक लाइबिलिटी है कि भाई अगर मैंने गुड सेल करे और मैंने अपने कस्टमर से सेल के साथ साथ जीएसटी भी कलेक्ट करा तो जो जीएसटी मैंने कलेक्ट किया वो मेरे लिए लाइबिलिटी है, बिकॉज वो मुझे गवर्नमेंट को डिपॉजिट करना है, वो गवर्नमेंट का पैसा है। तो मेरे लिए उधारी हो गई कि मैंने को ये गवर्नमेंट को जमा करना है, तो मेरी ऑब्लिगेशन हो गई, इसलिए हम क्रेडिट कर देते हैं उसका आउटपुट जीएसटी अकाउंट में, विच इज अ लाइबिलिटी। ठीक है, अब यहाँ पे एंट्री में मैंने आपको बताया था कि हमने जो इनपुट जीएसटी या आउटपुट जीएसटी बोला, ये तो एक जनरल मैंने लिख दिया, लेकिन एक्चुअली में क्वेश्चन में हमको इनपुट आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी यूज करना होता है एज द केस में भी, एंड सिमिलरली आउटपुट आईजीएसटी, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी ये यूज करना होता है एज द केस में भी, है ना। तो अगर इंटर स्टेट सेल या परचेज है तो आईजीएसटी यूज करेंगे, और इंट्रा स्टेट सेल या परचेज है तो सीजीएसटी एंड एसजीएसटी यूज करेंगे। ये हमने बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट में लास्ट लेक्चर में कवर किया था। उसके बाद बहुत ही जरूरी मैंने आपको बताया था कि भाई जो इनपुट जीएसटी का क्रेडिट लिया उसको हम यूज करके अपनी आउटपुट जीएसटी की लाइबिलिटी
सेटल कर सकते हैं, पे कर सकते हैं। तो उसकी एंट्री होती है आउटपुट जीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट जीएसटी अकाउंट। एक तरफ आउटपुट जीएसटी की लाइबिलिटी खत्म हो जाती है, दूसरी तरफ इनपुट जीएसटी का एसेट खत्म हो जाता है। अकॉर्डिंगली हमारी एंट्री बन जाती है। इसमें जो ज्यादा जरूरी है वो ये समझना जरूरी है कि ये जो यूटिलाइजेशन करनी है हमें इनपुट जीएसटी की टू सेटल द लाइबिलिटी ऑफ आउटपुट जीएसटी, उसके नियम क्या है, रूल्स क्या है, क्योंकि ये कानून में दिए गए हैं, जीएसटी के लॉ के अंदर दिए गए हैं, इसलिए आपको ये रूल पता होनी चाहिए। पहली बात, सबसे पहले हम इंट्रा हेड एडजस्टमेंट करते हैं। मतलब क्या हुआ कि इनपुट आईजीएसटी से हम आउटपुट आईजीएसटी को पे करेंगे, इनपुट सीजीएसटी से फिर हम आउटपुट सीजीएसटी को पे करेंगे, और इनपुट एसजीएसटी से आउटपुट एसजीएसटी को पे करेंगे। तो इसको मैंने बोल दिया इंट्रा हेड एडजस्टमेंट, कि आईजीएसटी से आईजीएसटी खत्म किया, सीजीएसटी से सीजीएसटी खत्म किया, एसजीएसटी से एसजीएसटी खत्म किया। उसके बाद जो ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल है वो क्या है, पहली बात इनपुट आईजीएसटी। वंस आपने इनपुट आईजीएसटी से आउटपुट आईजीएसटी सेटल कर लिया, उसके बाद अगर इनपुट आईजीएसटी में फिर भी कोई बैलेंस बच गया तो आप उसको यूज कर सकते हैं टू सेटल आउटपुट सीजीएसटी एज वेल एज आउटपुट एसजीएसटी। दोनों को भी आप पे कर सकते हैं यूजिंग इनपुट आईजीएसटी, और वो भी किसी भी ऑर्डर में। मतलब चाहे तो पहले सीजीएसटी पे कर दो फिर एसजीएसटी पे कर दो, या फिर पहले एसजीएसटी पे कर दो फिर सीजीएसटी पे कर दो। वहां पे कानून ने कोई रोक टोक नहीं लगा रखी, आप किसी भी ऑर्डर में पे कर सकते हैं। बट जरूरी क्या है, पहले इनपुट आईजीएसटी से आउटपुट आईजीएसटी पे करना, उसके बाद फिर आप किसी भी ऑर्डर में सीजीएसटी एंड एसजीएसटी पे कर सकते हैं। सिमिलरली हमने बोला पहले इनपुट सीजीएसटी से हमने पहले आउटपुट सीजीएसटी पे करना है। वो करने के बाद भी अगर इनपुट सीजीएसटी में बैलेंस बच गया तो उससे फिर आप पे कर सकते हैं आउटपुट आईजीएसटी। ठीक है, तो आउटपुट आईजीएसटी में हो सकता है ना कुछ बैलेंस बचा हो कि भाई आउटपुट आईजीएसटी अभी कुछ बचा है, लाइबिलिटी बची हो, तो उसको भी आप पे कर सकते हो यूजिंग इनपुट सीजीएसटी। लेकिन ध्यान रखना, इनपुट सीजीएसटी को आउटपुट आईजीएसटी से को ही पे करने के लिए यूज किया जा सकता है, आउटपुट एसजीएसटी नहीं पे कर सकते। ठीक है, तो इनपुट सीजीएसटी से आउटपुट एसजीएसटी नहीं पे किया जा सकता, ये बात आपको ध्यान रखनी है। बिल्कुल सिमिलरली इनपुट एसजीएसटी में भी सेम कहानी है। इनपुट एसजीएसटी से पहले तो भाई हमको आउटपुट एसजीएसटी पे करना है, उसके बाद अगर इनपुट एसजीएसटी में फिर भी बैलेंस बच जाए और साथ ही साथ आउटपुट आईजीएसटी में अभी भी कोई लाइबिलिटी पेंडिंग हो, तो देन यू कैन यूज इनपुट एसजीएसटी टू पे आउटपुट आईजीएसटी ओनली। लेकिन ठीक है, तो अगेन सेम बात है, इनपुट एसजीएसटी से हम आउटपुट सीजीएसटी नहीं पे कर सकते, कैन नॉट। तो क्रक्स ये हो गया, क्रक्स ऑफ द मैटर इज कि इनपुट सीजीएसटी से आउटपुट एसजीएसटी नहीं पे कर सकते, इनपुट एसजीएसटी से आउटपुट सीजीएसटी नहीं पे कर सकते। ठीक है, ये आपका क्रक्स है। चलिए, उसके बाद फिर हमने बोला था कि यार सारी ये क्रेडिट से पेमेंट करने के बाद, सब करने के बाद भी तो ऐसा हो सकता है कि आउटपुट जीएसटी में कोई लाइबिलिटी बच जाए, तो कुछ नहीं, फिर हम आउटपुट जीएसटी टू बैंक करके सिंपल कैश या बैंक मतलब से पे कर लेते हैं जीएसटी। मैंने टू बैंक लिखा है बिकॉज रियलिटी में जीएसटी या कोई भी टैक्स की पेमेंट कैश में नहीं होती, वो बैंक से ही होती है, इसलिए आउटपुट जीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। फिर हमने बोला था कि कुछ कुछ केसेस में इनपुट जीएसटी जो हमने बुक कर के रखा है, जो हमने एज अ क्रेडिट उसको रिकॉर्ड करके रखा है, उसको हमें वापस रिवर्स करना पड़ता है। क्या क्या केसेस थी वो मैंने आपको बताई थी। जैसे पहला केस था आपका परचेज रिटर्न। तो परचेज रिटर्न के केस में हमको इनपुट जीएसटी जो भी हमने रिकॉर्ड कर रखा है उसे रिवर्स करना पड़ता है। तो नॉर्मली परचेज रिटर्न की एंट्री होती है क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट, लेकिन यहां पे हमें साथ साथ इनपुट जीएसटी को भी क्रेडिट करना होता है, इसको बेसिकली रिवर्स करना होता है, राइट। इसी प्रकार से अगर गुड्स विड्रॉ हो गए फॉर पर्सनल यूज, जिसको हम ड्रॉइंग्स बोलते हैं, या फिर अगर गुड्स फ्री सैंपल्स के तौर पर डिस्ट्रीब्यूट हो गए, इस केस में भी हमें इनपुट जीएसटी जो हमने परचेज के साथ रिकॉर्ड करके रखा होगा उसको रिवर्स करना पड़ता है। तो उसकी एंट्री होती है ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट अगर विड्रॉ करा है तो, या फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट अगर एज फ्री सैंपल बांटा है तो, टू परचेज अकाउंट। तो देखो इतनी एंट्री जो आपकी है, इतनी एंट्री तो आपकी नॉर्मल एंट्री है जो आप बचपन से सीखते थे। नया क्या ऐड हो गया इसमें, नया मसाला क्या लग गया कि टू इनपुट जीएसटी, मतलब हमें इनपुट जीएसटी को रिवर्स करना है। ठीक है, सिमिलरली हमने जो आउटपुट जीएसटी रिकॉर्ड करके रखी होगी सेल की एंट्री के साथ, कुछ केसेस में उसको भी रिवर्स करना पड़ सकता है। तो उसके क्या क्या केसेस है, जैसे मैंने पहला बोला सेल्स रिटर्न।
तो सेल्स रिटर्न की पहले नॉर्मली क्या एंट्री होती है भाई? पहली एंट्री नॉर्मली होती है सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, नॉर्मल एंट्री सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। लेकिन साथ में हमको यहाँ पे अपनी आउटपुट जीएसटी को भी रिवर्स करना होता है, खत्म करना होता है, तो उसको भी हम लोग यहाँ पे डेबिट कर देते हैं। तो एंट्री होगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, आउटपुट जीएसटी अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, राइट। इसके अलावा एक केस और है कि कभी कभी हो सकता है क्वेश्चन बोले कि हमने अपने कस्टमर को कुछ एक्स्ट्रा बाद में रिबेट अलाउ कर दिया फॉर रीजन अदर देन अर्ली या टाइमली पेमेंट, मतलब इन अदर वर्ड्स अदर देन कैश डिस्काउंट की बात हो रही है, क्योंकि जो डिस्काउंट हम लोग अर्ली या टाइमली पेमेंट के लिए देते दैट इज अ कैश डिस्काउंट, या उसकी बात नहीं हो रही है, कुछ और रिबेट की बात हो रही है। जैसे कि हो सकता है कि कस्टमर हमसे लड़ने आ गया कि भाई आपने तो पुअर क्वालिटी का सामान बेचा, तो हमने कुछ उसको एक्स्ट्रा रिबेट वापस कर दिया, रिबेट दे दी और ज्यादा, तो उस केस में भी आपको जीएसटी रिवर्स करना पड़ेगा। रिबेट अकाउंट डेबिट, आउटपुट जीएसटी अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। तो इट इज लाइक अ सेल्स रिटर्न, मतलब मन में हम इसको सेल्स रिटर्न की तरह ही मानते हैं कि हमारी सेल्स कम हो गई, इसलिए इस केस में भी हम लोग क्या करते हैं, जीएसटी को रिवर्स कर देते हैं, आउटपुट जीएसटी रिवर्स कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, कुछ कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जीएसटी के अंदर, मतलब जिसमें हम लोग जीएसटी तो पे कर रहे हैं लेकिन उसके बावजूद भी हम उसका क्रेडिट नहीं क्लेम कर सकते, जो सबसे बड़ी बात है भाई। जीएसटी आया गया था उसके क्रेडिट सिस्टम की वजह से, लेकिन कुछ खर्चे ऐसे नोटिफाई करे गए हैं जीएसटी लॉ के अंदर जिसपे ऊपर आप जीएसटी पे करके भी उसका क्रेडिट क्लेम नहीं कर सकते, यानी उस केस में आप इनपुट जीएसटी नहीं डेबिट कर सकते, उसका बेनिफिट नहीं ले सकते। हालांकि उसकी पूरी लिस्ट है जीएसटी लॉ के अंदर, बट अभी आप जीएसटी लॉ नहीं पढ़ रहे, तो आई डोंट एक्सपेक्ट कि आपको लिस्ट लर्न करनी है, आपके स्टडी मटेरियल में दी भी नहीं गई है। एग्जाम में अगर ऐसा कोई खर्चा आता है तो वो आपको एग्जाम में बता देगा कि इस पे जीएसटी का क्रेडिट मिलेगा नहीं। फिर भी मैंने एक दो एग्जाम्पल यहाँ पे बता दिए थे जस्ट फॉर योर नॉलेज, इन केस कभी ना आए तो। परचेज ऑफ व्हीकल जैसे हो गया, रिपेयर एंड मेंटेनेंस हो गया व्हीकल का, कैसे, या रेस्टोरेंट में आप खाना पीना करते हैं, फूड बेवरेज, ये सब खर्चे अगर आप अपने बिजनेस के लिए भी कर रहे हैं, उस पर जीएसटी भी पे कर रहे हैं, फिर भी आपको जीएसटी का कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो यहां पे जो जीएसटी हम पे करते हैं उसको अलग से इनपुट जीएसटी में नहीं डेबिट करते, क्योंकि भाई उसका बेनिफिट ही नहीं मिलेगा, तो हम उसको एज एसेट क्यों दिखाएं, उसको फिर हम अपने खर्चों के अंदर ही इंक्लूड कर देते हैं। उसके ऊपर मैंने आपको एक कॉन्सेप्चुअल एग्जांपल भी दिखाया था इस बात को समझाने के लिए, जो मैंने लास्ट लेक्चर में किया था, तो आपने वहां पे आई होप सो कवर कर लिया। तो ये मेरी एक रिवीजन थी, जरूरी पार्ट था रिवीजन का, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट जो चीजें हमने कवर करी थी लास्ट लेक्चर में, ठीक है। बिफोर आई मूव ऑन टू द क्वेश्चंस पार्ट में आपके साथ एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और डिस्कस करना चाहता हूं जो हम लास्ट लेक्चर में नहीं कवर कर पाए थे बिकॉज लंबा हो गया था वो लेक्चर, वो मैं अभी आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं, छोटा मोटा पॉइंट है, ठीक है। तो इसको आप ऐसे कर सकते हो, नोट डाल के लिख दो, नोट डाल के तो लिख लो, जीएसटी इज कैलकुलेटेड on GST is calculated on sales oblique purchase price after deducting trade discount, after deducting trade discount. However, cash discount is not deducted for the purpose of calculating GST, for the purpose of calculating GST। इसको अगर मैं और थोड़ा सिंपल वे में लिखना चाहूं, मैं आपसे पता है क्या बोलना चाह रहा हूं। क्वेश्चन में कई बार क्या होता है, जैसे आपको ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, इसकी अकाउंटिंग वगैरह पता होगी, क्वेश्चन वाला आपको लिस्ट प्राइस देता है, फिर कहता है कि भाई अगर परचेज कर रहे हैं तो हमें ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है, और अगर हम लोग सेल कर रहे हैं तो हम ट्रेड डिस्काउंट दे रहे हैं, तो इसमें से ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर देते हैं। तो आपने बेसिक अकाउंटिंग में भी सीख रखा होगा कि एक्चुअल जो सेल या परचेज की एंट्री रिकॉर्ड होती है, यानी सेल अकाउंट में जो अमाउंट हम क्रेडिट करते हैं या परचेज अकाउंट में जो हम अमाउंट डेबिट करते हैं एक्सक्यूज मी, वो इस अमाउंट पे करते हैं।
जो आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट जो निकलता है इस अमाउंट पे करते हैं, तो आपको जीएसटी जो कैलकुलेट करना होगा, क्योंकि एग्जाम में वो जीएसटी आपको एज अ परसेंटेज बताएगा, 18%, 28%, 12%, वॉट एवर द केस में भी, वो आपको परसेंटेज में जीएसटी देगा। तो ऐसे क्वेश्चन में आप फंस जाओगे कि जीएसटी हमें किस पे कैलकुलेट करना है। आपको क्वेश्चन में लिस्ट प्राइस भी दे रखी होगी, आपको ट्रेड डिस्काउंट की जानकारी दे रखी होगी, आपको ये अमाउंट दे रखा होगा, मतलब दे क्या रखा होगा आप निकालोगे, तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगी कि आपको जीएसटी यहां निकालना है या फिर इस पे निकालना है। तो याद रखना, ये भी मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, दिस इज अगेन एज पर जीएसटी लॉ ओनली। आपको जो जीएसटी की कैलकुलेशन करनी है, जीएसटी जो आपको कैलकुलेट करना है वो इस अमाउंट पे करना है, ऑन दिस। चाहे तो आप ऐसे करके लिख सकते हो ये, ठीक है, लेकिन ध्यान रखना कैश डिस्काउंट नहीं होगा। तो यहां मैं घुसा के लिख देता हूं नॉट कैश डिस्काउंट। अगर क्वेश्चन में कैश डिस्काउंट भी बता रखा है तो वो नहीं माइनस करना, यहां पे नॉट कैश डिस्काउंट लिख लो, ठीक है। कैश डिस्काउंट जो नेचुरल सी बात है वो कैलकुलेट होगा कौन से अमाउंट पे, आप यहां पे जीएसटी भी इसमें ऐड कर दोगे तो आपका इंक्लूडिंग जीएसटी अमाउंट आ जाएगा। दिस विल बी सेल या परचेस इंक्लूडिंग जीएसटी ऑफ कोर्स, क्योंकि इसमें हमने जीएसटी भी ऐड कर दिया। इसके ऊपर आप फिर कैश डिस्काउंट कैलकुलेट करोगे अगर आपको करना है तो, अगर क्वेश्चन ने बोल रखा है तो कैश डिस्काउंट इस अमाउंट पे कैलकुलेट हो, ठीक है जी। चलो एक क्वेश्चन करते हैं इस पे। एक करेक्शन करना बचा, सॉरी, फ्लो में थोड़ा गलत मैंने एरो बना दिया। मैं आपसे क्या कहना चाह रहा था, जो आपको कैश डिस्काउंट कैलकुलेट करना है, मैं कैसे लिखूं, इधर करके लिख दूं क्या, मैं ये वाले एरो हटा देता हूं, और कैश डिस्काउंट जो आपको कैलकुलेट करना है वो इस पे करना है, कैश डिस्काउंट। मतलब जिस अमाउंट पे आप जीएसटी कैलकुलेट कर रहे हो उसी अमाउंट पे कैश डिस्काउंट भी कैलकुलेट होगा, बिकॉज इंक्लूडिंग जीएसटी पे नहीं हो सकता भाई। आप जीएसटी के अमाउंट पे थोड़ी डिस्काउंट दे सकते हो, आप जीएसटी का पैसा तो सरकार का है, अब सरकार के फेवर के बिहाफ पे थोड़ी डिस्काउंट दे सकते हो। तो कैश डिस्काउंट तो आप अपनी प्राइस पे दोगे ना, तो थोड़ा फ्लो में गलत एरो बन गया था। इस अमाउंट पे आपका कैश डिस्काउंट भी कैलकुलेट होगा, ठीक है। तो जो अमाउंट पे आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट एडजस्ट करके आप जीएसटी कैलकुलेट कर रहे हो उसी अमाउंट पे कैश डिस्काउंट कैलकुलेट होगा, अगर क्वेश्चन में है तो, नहीं है तो बात ही खत्म, ठीक है। तो क्रक्स क्या हो गया, मैं एक बार रिपीट कर लेता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे आपके मन में। लिस्ट प्राइस होगी आपकी, इसमें से लेस किया ट्रेड डिस्काउंट, क्वेश्चन वाला बताएगा कितना ट्रेड डिस्काउंट है, तो आपकी एक्चुअल सेल परचेज का अमाउंट आ जाएगा। इस सेल परचेज अमाउंट पे, ठीक है, ये अमाउंट जो आप सेल अकाउंट में या परचेज अकाउंट में डालने वाले हो, इस अमाउंट पे जीएसटी कैलकुलेट होगा। और अगर क्वेश्चन में कैश डिस्काउंट भी है तो कैश डिस्काउंट भी इसी अमाउंट पे कैलकुलेट होगा जो सेल या परचेज अकाउंट का अमाउंट है। कैश डिस्काउंट आपका जीएसटी कैलकुलेट करने के लिए माइनस नहीं होगा, माइनस खाली ट्रेड डिस्काउंट होगा, ठीक है। बाकी अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो क्वेश्चंस दे रखे हैं स्टडी मटेरियल में, यही चीजें कवर करने के लिए आपके क्वेश्चंस ऐड किए गए हैं आपके स्टडी मटेरियल में। तो अब मैं आपको चाहे तो क्वेश्चन पे लेके आ सकता हूं। आइए मैं आपके सामने खोलूंगा एक इलस्ट्रेशन जो बेसिकली न्यू क्वेश्चंस एडेड हैं इस चैप्टर में। तो आपका जर्नल एंट्री का चैप्टर है, उस पे आ जाना फटाफट से। तो क्वेश्चन नंबर या इलस्ट्रेशन नंबर जो सबसे पहला दे रखा है वो है इलस्ट्रेशन नंबर 8 आपके स्टडी मटेरियल में। पेज नंबर देख लेना भाई, पेज नंबर है न्यू स्टडी मटेरियल का 2.37, ठीक है, जो आपका न्यू कोर्स का स्टडी मटेरियल, लेटेस्ट स्टडी मटेरियल लॉन्च है, रिलीज किया गया है, उसके स्टडी मटेरियल में आपको इलस्ट्रेशन नंबर 8 देखना है। तो देखो क्या कह रहा है, एक एक करके करेंगे। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ मिस्टर रोहित। एक एक करके पढ़ो। पहला, परचेज गुड्स फ्रॉम साहिल फॉर 50,000 रुपए प्लस सीजीएसटी एंड एसजीएसटी 9%। तो आपको क्वेश्चन में कोई ना कोई हिंट देगा कि सीजीएसटी है, एसजीएसटी है कि आईजीएसटी क्या है। या तो आपको फिगर आउट खुद करना है इस जानकारी से कि इंट्रा स्टेट परचेज है कि इंटर स्टेट परचेज है, या तो इस तरह से सीधा सीधा ही दे देगा बिल्कुल थाली में परोस के, है ना। तो अगर इंट्रा स्टेट है तो सीजीएसटी एसजीएसटी होगा, इंटर स्टेट है तो आईजीएसटी होगा। तो यहां पे सीजीएसटी एसजीएसटी बोला है, दैट मींस कि ये जो परचेज हो रही है वो इंट्रा स्टेट परचेज हो रही है 50,000 की। तो क्या एंट्री होगी इसकी भाई, सिंपल एंट्री, कोई
नई चीज नहीं है ये। इलस्ट्रेशन नंबर 8, मैं चाहूं तो वैसे आपको डायरेक्टली स्टडी मटेरियल से करा सकता हूं, लेकिन मैं लिख के इसलिए करता हूं ताकि आपको भी मोटिवेशन मिले कि भाई क्वेश्चन कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड हो ना हो, हमें लिख के जरूर करना है। तो क्या एंट्री होगी, पहले देखो परचेस अकाउंट डेबिट। कभी भी कंफ्यूजन हो तो पहले अपनी नॉर्मल एंट्री रिकॉर्ड कर देना, परचेज अकाउंट डेबिट 50,000 रुपए, और 2 लाइन की जगह छोड़ के टू किससे खरीदा हमने, ये हमने खरीदा साहिल से, तो टू साहिल। ये आपकी नॉर्मल परचेज की एंट्री है। बस नई चीज क्या ऐड करनी है आपको, परचेज पे जो जीएसटी पे कर रहे हैं उसको आपको अलग से रिकॉर्ड करना है एज इनपुट सीजीएसटी एंड इनपुट एसजीएसटी। यही अगर इंटर स्टेट परचेज होती रादर, तो हम सिर्फ यूज करते इनपुट आईजीएसटी, बट यहाँ पे क्योंकि ये इंट्रा स्टेट है, क्वेश्चन ने खुद ही बोल दिया सीजीएसटी एसजीएसटी, तो आपको ये करना है। तो 99% है, 9% एंड 9%, तो 50,000 का 9% आपको कैलकुलेट करना है, विच कम्स आउट टू बी 4500 एंड 4500। तो टोटल साहिल की तरफ कितना अमाउंट ड्यू हो गया, 59,000 ये टोटल अमाउंट ड्यू हो गया। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट एंट्री। सेकेंड एंट्री क्या है, सेकेंड क्या बोलता है, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम सैम फॉर 40,000 एट अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10% प्लस सीजीएसटी एंड एसजीएसटी एट 9% ईच, जिसमें से 20,000 तो हमने इमीडिएटली पे कर दिए, 20,000 वॉज पेड इमीडिएटली एंड बैलेंस पेबल आफ्टर 3 months। मतलब टोटल जितनी भी अमाउंट की हमने परचेज करी उसमें से 20,000 तो हमने कैश में इमीडिएटली पे कर दिया, और बाकी का हमारा बेसिकली क्रेडिट परचेज हो गया। तो पहली बात इसमें वही बात है, सबसे पहले आपको देखना है कि हमारा लिस्ट प्राइस क्वेश्चन ने बता रखा है कि 40,000 का है, इसमें ट्रेड डिस्काउंट हमें देना है या हमें मिल रहा है कितना, 10% का, विच कम्स आउट टू बी 4,000। तो दैट मीन्स मेरी जो परचेज हो रही है वो 36,000 की हो रही है, तो परचेज अकाउंट में ये अमाउंट डेबिट होगा। अब इस अमाउंट पे आपको जीएसटी की कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, तो क्या एंट्री होगी इसकी, मैं यहां पे लिखते हुए चलता हूं। सेकेंड एंट्री, इसकी एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट, जिसमें आपको डालना है 36,000। फिर इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट, जो भी आप लिखना चाहो, टू किससे खरीदा, क्या नाम था, एस से सैम से खरीदा, तो टू सैम्स अकाउंट। ठीक है, तो अमाउंट कैसे कैसे कैलकुलेट होगा, जीएसटी का जो उसने रेट बताया सीजीएसटी एसजीएसटी, वो बोला 9% ईच, मतलब वो अगेन 9% का इंटरेस्ट का, सॉरी जीएसटी का रेट है, तो 36,000 का 9% एंड यहां पे भी 36,000 का 9%। बस, तो कितना आता है, 36,000 का 9% आता है 3240 एंड 3240। तो देखो टोटल मुझे साहिल को कितना पैसा देना है, ये अब आपको समझाने के लिए कर रहा हूं, ये आपको नहीं करना एग्जाम में, बट टोटल हमको कितना अमाउंट देना है इंक्लूडिंग जीएसटी, तो सीधा 36,000 प्लस 18%, 42,480। अब इस 42,480 में से हमने कैश में पे कर दिया 20,000, कैश में हमने 20,000 पे कर दिया, तो बैलेंस जो बच गया 22,480 का, ये हमको पे करना है आफ्टर 3 months, ये बोला। तो दिस इज द क्रेडिट पार्ट, बेसिकली उधारी वाला पार्ट हो गया। ठीक है, तो टू कैश में तो 20,000 डाल देंगे, और बैलेंस 22,480 जो है वो हम लोग सैम के अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे, बिकॉज ये 3 महीने बाद हमको पे करना है, राइट। उसके बाद थर्ड एंट्री क्या बोलता है, गुड्स कॉस्टिंग 20,000 विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, सच गुड्स वर परचेज्ड बाय पेइंग सीजीएसटी एंड एसजीएसटी एट 9%। तो यहां पे क्या हो गया बच्चों जी, यहां पे गुड्स विड्रॉ हो गए फॉर पर्सनल यूज, और गुड्स जब विड्रॉ होते हैं फॉर पर्सनल यूज, हमें क्या करना होता है,
हमें इनपुट जीएसटी को रिवर्स करना होता है। तो क्या एंट्री बन जाएगी इसकी? थर्ड एंट्री, यहां लिख देते हैं थर्ड एंट्री। तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, और क्योंकि इस अगेन वही है 9% के सीजीएसटी एसजीएसटी पे खरीदा था, तो हमने परचेज के टाइम इनपुट सीजीएसटी अकाउंट को डेबिट किया होगा और इनपुट एसजीएसटी अकाउंट को डेबिट किया होगा। तो अब उसी को क्रेडिट करके क्या कर दोगे? रिवर्स कर दोगे। एज सिंपल एज दैट। तो कितने कॉस्ट के गुड्स हमने विड्रॉ करे? 20,000 के। कोई ट्रेड डिस्काउंट वगैरह तो है नहीं, सीधा सीधा 20,000, और 20,000 का 9% निकालेंगे तो आएगा 1800 और 1800। तो टोटल मेरी ड्रॉइंग्स कितने रुपए की हो गई? 23,600 की। 23,600 की मेरी ड्रॉइंग्स हो गई। ठीक है, बढ़े आगे। यस, फोर्थ एंट्री। फोर्थ एंट्री कहता है कि पेड रेंट टू गंगादीप फॉर 30,000 प्लस सीजीएसटी एंड एसजीएसटी एट 9% ईच। तो भाई एक खर्चा है रेंट का, उस पे हमने रेंट पे के खर्चे पे जीएसटी भी पे करा। तो चाहे परचेज के साथ जीएसटी पे करे, चाहे खर्चे के साथ जीएसटी पे करे, चाहे कोई फिक्स्ड एसेट खरीदते उसके ऊपर जीएसटी पे करे, सब पे इनपुट जीएसटी का बेनिफिट मिलेगा। कोई रोक टोक नहीं, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं। हाँ, वही जो लिस्ट मैंने आपको बताई थी कि कुछ खर्चे ऐसे होते जिसपे नहीं मिलता, वहां वो क्वेश्चन बता देगा आपको। नहीं बता रहा तो आपको अपने आप से लेना है। ठीक है, तो रेंट की एंट्री है भाई, सिंपल रेंट की एंट्री क्या बनेगी? रेंट की एंट्री इधर लिख लेते हैं, फोर्थ। तो रेंट की एंट्री होती है रेंट अकाउंट डेबिट टू, पे कर रहे हैं तो टू कैश या बैंक, जैसे भी कर रहे होंगे पे। कितने रुपए का रेंट पे कर रहे हैं? 30,000 का, और उसमें 6% सीजीएसटी 6% एसजीएसटी पे कर रहे हैं, तो हमको बेनिफिट मिल जाएगा इनपुट सीजीएसटी अकाउंट का, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट का। तो 30,000 का 6%, 30,000 का 6%। एग्जाम में आप चाहिए दिखा देना कहीं ब्रैकेट में तो अच्छा रहेगा कि आप ये जीएसटी का अमाउंट कैसे कैलकुलेट कर रहे हो, तो अच्छा रहेगा। 1800 और 1800, तो इसका मतलब टोटल मैंने कितना खर्चा पे किया? 33,600। लेकिन इसमें से रेंट का खर्चा कितने का है? 30 का ही है। बाकी जो जीएसटी पोर्शन है उसका तो हमें बेनिफिट मिल जाएगा, तो वो मेरा एसेट है, राइट। चलिए फिफ्थ एंट्री पे आ जाओ। कहता है गुड्स कॉस्टिंग 5,000 रुपए आहा बिफोर ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10% रिटर्न टू सैम। तो याद है ऊपर हमने सैम से गुड्स परचेज करे थे, कहां गए? यहां जो मत्था पच्ची थी कि 20,000 पहले पे किया, मतलब इमीडिएटली पे किया, बाकी 3 महीने बाद पे करेंगे। तो पॉइंट नंबर 2 में हमने सैम से गुड्स परचेज करे थे, यहां पे हमें 10% का ट्रेड डिस्काउंट भी मिला था, उसकी बात कर रहा है। तो उसमें से कह रहा है 5,000 के कॉस्ट के गुड्स बिफोर ट्रेड डिस्काउंट हमने सैम को वापस कर दिए। और वैसे वो नहीं भी बताता तो हमें पता ही था ऊपर कि सैम से जो हमने गुड्स खरीदे थे उस पर हमने 9% का सीजीएसटी और एसजीएसटी पे करा था। तो इसकी क्या एंट्री होगी? फिफ्थ एंट्री। तो एंट्री होगी आपकी सैम्स अकाउंट डेबिट, पहले मैं एंट्री लिख देता हूं, टू परचेज रिटर्न अकाउंट, टू रिवर्स क्या करेंगे? इनपुट सीजीएसटी एंड इनपुट एसजीएसटी। अमाउंट क्या क्या आएगा? तो क्वेश्चन ने बोला कि हमने 5,000 रुपीज के कॉस्ट के गुड्स वापस करे, लेकिन वो है बिफोर ट्रेड डिस्काउंट। तो इसका मतलब बेसिकली ऐसा समझ लो 5,000 की लिस्ट प्राइस के गुड्स वापस करे, इसमें से लेकिन हमें 10% का ट्रेड डिस्काउंट मिल गया। तो आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट ये अमाउंट कितना होगा? ये होगा 4,500। भाई जब परचेज की एंट्री हमने ट्रेड डिस्काउंट के आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड करिए, तो परचेज रिटर्न भी तो वैसे ही करेंगे ना, वहां थोड़ी कुछ अलग कर देंगे। कंसिस्टेंसी रहेगी ना, तभी तो सही बैठेगी बात। ठीक है, और इस पे जो जीएसटी रिवर्स करोगे वो इस अमाउंट पे ही कैलकुलेट होगा, यानी 4,500 इंटू 9%।
एंड 4500 इंटू 9%। भाई परचेज की उल्टी एंट्री कर रहे हैं, तो जैसे अमाउंट हमने परचेज की एंट्री में कैलकुलेट करे वैसे ही तो रिटर्न पे भी करोगे ना, वहां नहीं अलग कर सकते कुछ। तो 405 और 405, तो टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया 5310, 5310। ठीक है, डन हो गई एंट्री। देखो कितना सिंपल है, बेसिक अगर आपको समझ आ गया तो। फिर कह रहा है परचेज फर्नीचर फॉर 44,800। हर पॉइंट में छोटी छोटी चीजें बस वो डाल रहा है, बस छोटे छोटे मसाले लगा रहा है, इंक्लूडिंग आईजीएसटी एट 12%। मतलब हमने 44,800 जो पे करा ये टोटल अमाउंट है इंक्लूडिंग जीएसटी। तो वैसे तो फर्नीचर परचेज करने की एंट्री होती है फर्नीचर टू बैंक, लेकिन यहां पे पूरा 44,800 पे नहीं लगा सकते, आपको जो जीएसटी पोर्शन है वो हटाना पड़ेगा। और अभी मैं उसको आपको डेप्रिसिएशन के चैप्टर से भी लिंक करूंगा, देखो जो आपने पढ़ रखा है, बट पहले लिख लेते हैं इसको। तो देखो एंट्री क्या होगी, पहले मैं एंट्री लिख देता हूं, 6th एंट्री, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, और इस पे हम अब आईजीएसटी पे कर रहे हैं, तो क्या रिकॉर्ड करेंगे आप? इनपुट आईजीएसटी अकाउंट। तो इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट, जैसे भी फर्नीचर है तो भाई बैंक में ही परचेज कर रहे होंगे। अच्छा, अब कितना अमाउंट आएगा? तो उसने तो 44,800 बोला, उसने बोला दैट इज इंक्लूडिंग आईजीएसटी। देखो उसने बोला इंक्लूडिंग आईजीएसटी, वो भी 12% का। तो इसका मतलब मैथमेटिकली स्पीकिंग 44,800 का जो अमाउंट है दैट इज, कह सकते हैं 112% ऑफ, इसको ऐसे लिख देते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि ये 112% ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि इसमें जीएसटी भी इंक्लूडेड है। तो देयरफॉर कॉस्ट कितनी होगी फर्नीचर की? 44,800 डिवाइडेड बाय 112%। तो बस कुछ नहीं करना, 44,800 लिखो कैलसी पे, डिवाइड 112 और परसेंटेज का बटन दबा दो, तो ये आ गया 40,000। तो यहां पे फर्नीचर की जो कॉस्ट आएगी वो 40,000 की आएगी, और बचा हुआ जो पैसा है 4,800 का वो सब आईजीएसटी में जाएगा, और ऐसे करके टोटल अमाउंट आएगा 44,800। ठीक है, तो बेसिकली यही तो बात है ना, इस 40,000 का ही 12% अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये आ गया 4,800। और मैंने बोला मैं आपको इसको आपके डेप्रिसिएशन के चैप्टर से भी लिंक करता हूं। अगर आपको याद होगा चैप्टर ऑफ कॉस्ट, तो डेप्रिसिएशन चैप्टर में हम कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट निकालने का एक तरीका सीखते हैं, जिसमें परचेज प्राइस लेनी होती है, कोई इंस्टॉलेशन वगैरह के खर्चे लेने होते हैं, ये सब चीजें लेनी होती है। उसमें हम बोलते हैं टैक्सेस भी लेने होते हैं, लेकिन कौन से टैक्सेस? ओनली नॉन रिफंडेबल टैक्सेस। याद होगा आपको, आई होप सो। इनफैक्ट ये चीज आप अपनी परचेज से भी लिंक कर सकते हो इन्वेंट्री चैप्टर में। इन्वेंट्री चैप्टर में भी आप जब पढ़ते हो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री निकालने का तरीका, वहां पे भी सेम कहते हो कि टैक्सेस इन्वेंट्री की कॉस्ट में ऐड होता है, बट ओनली नॉन रिफंडेबल टैक्सेस। लेकिन आपने परचेज की एंट्री रिकॉर्ड करी, उसमें आपने परचेज में जो कॉस्ट लिया उसमें जीएसटी का टैक्स, जो बेसिकली टैक्स ही तो है जीएसटी, तो वो नहीं इंक्लूड किया। और यहां पे भी आपने फर्नीचर रिकॉर्ड करी, फर्नीचर की कॉस्ट में भी आपने जीएसटी का जो टैक्स है बेसिकली वो नहीं इंक्लूड किया। तो ये बात वहां पे भी कॉन्सेप्चुअली सही बैठ गई कि भाई जो जीएसटी या जो टैक्स नॉन रिफंडेबल है वही ऐड करना है, रिफंडेबल नहीं करना। तो अगर आप एक नजरिए से देखोगे, जो ये इनपुट आईजीएसटी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, चाहे फर्नीचर की परचेज पे चाहे गुड्स की परचेज पे, एक प्रकार से रिफंडेबल टैक्स ही तो है। वो अलग बात, हमें डायरेक्टली कैश में नहीं वापस मिलने वाला, लेकिन इसका हमें कुछ फ्यूचर में अलग वे में बेनिफिट मिलेगा। हम इसको अपनी आउटपुट जीएसटी की लाइबिलिटी से इसको एडजस्ट कर रहे हैं, तो एक तरह से ये रिफंडेबल है, क्योंकि हम इसको अपनी फ्यूचर लाइबिलिटी से एडजस्ट कर सकते हैं। बात समझ में आ रही? तो वहां पे जो हम एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 and 2, और यहां पे जो हम कॉन्सेप्चुअली जीएसटी की अकाउंटिंग सीख रहे हैं, सब में आपस में इंटरलिंकिंग है। ठीक है, तो जितने अच्छे से इंटरलिंकिंग को आप समझ पाओगे उतना आप बहुत अच्छे इवेंचुअली सीए बन के निकलोगे बाहर, ऐसा मेरा मानना है। 7th कहता है परचेज मशीनरी फ्रॉम मेसर सिंफनी इंडस्ट्रीज फॉर 1,40,000 प्लस सीजीएसटी एंड एसजीएसटी एट 9%। तो कुछ बच्चे हो सकता है बोलेंगे सर हमें कैसे पता लगेगा, ऊपर वाले पॉइंट पे हमने उल्टी कैलकुलेशन करी कॉस्ट निकालने के लिए, अब यहां पे हम सीधी कैलकुलेशन कर रहे हैं।
लैंग्वेज से पता लगेगा। ऊपर उसने बोला था फर्नीचर जो है 44,800 की, दैट इंक्लूड्स जीएसटी। यहां कह रहे हैं कि हमने मशीनरी खरीदी 1,40,000 प्लस जीएसटी, तो इस पर आपको जीएसटी अलग से ऐड करना है। पेड 1,00,000 इमीडिएटली एंड बैलेंस टू बी पेड आफ्टर 2 मंथ्स। ठीक है, तो क्या एंट्री होगी इसकी? तो अगेन अब यहां पे सीजीएसटी एसजीएसटी है, तो यहां पे कर रहे थे हम 7th मशीनरी अकाउंट डेबिट इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि कुछ पैसा वही इमीडिएटली पे कर रहे हैं, टू जो हम उधारी पे ले रहे हैं, जो पोर्शन क्रेडिट पे हो रहा है उसके लिए हम अपना क्रेडिटर दिखा देंगे, सिंफनी इंडस्ट्रीज, जो बेसिकली हमारा क्रेडिटर हो गया अब मशीनरी का। तो मशीनरी कितने रुपए की है? मशीनरी तो 1,40,000 की है। इस पे जीएसटी आपको निकालना है एट द रेट ऑफ 9%, तो 1,40,000 का 9%, 1,40,000 का 9%, तो कितना आ गया ये? 12,600, 12,600। टोटल अमाउंट आ गया 165,200। तो वही बात है, टोटल अमाउंट आ गया 165,200, लेकिन इसमें से हम कितना पैसा इमीडिएटली पे कर रहे हैं? उसने बोला हम 1,00,000 रुपए तो इमीडिएटली पे कर रहे हैं और बैलेंस 2 महीने बाद पे करेंगे। तो टोटल अमाउंट में से 1,00,000 रुपीज हम इमीडिएटली पे कर रहे हैं, तो यहां आ गया टू बैंक 1,00,000, और रिमेनिंग जो पोर्शन बच गया बेसिकली 65,200 का, वो हम लोग एज लाइबिलिटी रिकॉर्ड कर देंगे सिंफनी इंडस्ट्रीज की। ये बेसिकली मेरा क्रेडिटर हो गया फॉर मशीनरी, राइट। तो इस तरह के क्वेश्चंस यू कैन एक्सपेक्ट। हालांकि मुझे नहीं लगता एग्जाम में इतने सारी जनरल एंट्री क्वेश्चन में पूछेगा। आई एक्सपेक्ट 4 to 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन इसकी बड़ी संभावना है। आपको पता है, अगर आपको एग्जाम पैटर्न अपना पता होगा तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो होता है उसमें एक 4 मार्क का प्रैक्टिकल क्वेश्चन कंपलसरी क्वेश्चन होता है, बिकॉज क्वेश्चन नंबर 1 आपका पूरा ही कंपलसरी क्वेश्चन होता है। तो मेरे को बहुत स्ट्रांग फीलिंग है कि बहुत चांसेस है, बिकॉज जीएसटी की अकाउंटिंग एक तो प्रैक्टिकली बहुत रेलिवेंट है रियल लाइफ में। आप आगे जाके रियल लाइफ में जब काम करोगे तो वहां पे जीएसटी, क्योंकि जीएसटी चल रहा है हमारे देश में आज के टाइम में, मेजरली इनडायरेक्ट टैक्स के नाम पे जीएसटी चल रहा है, तो आपको जीएसटी के इर्द गिर्द काम करना ही है, ऐसे नहीं तो वैसे। तो इसलिए इंस्टीट्यूट जरूर चाहेगा कि आप जीएसटी का क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करो। तो हो सकता है वो कंपलसरी क्वेश्चन में जो 4 मार्क का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है उसमें एज अ कंपलसरी क्वेश्चन डाल दे, तो उसमें 4, 5, 6 कुछ जर्नल एंट्रीज इसी तरह की डाल देगा विद जीएसटी, या हो सकता है विद एंड विदाउट जीएसटी का कॉम्बिनेशन डाल दे। बट आई स्ट्रांगली एक्सपेक्ट कि इससे क्वेश्चन आने की बहुत संभावना है, स्पेशली जो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है इस न्यू कोर्स में, जिसमें पहली बार ये चैप्टर ऑलरेडी होगा। इससे तो मेरे को बड़ा लगता है कि क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ऑलमोस्ट सर्टेन हूं। ठीक है, बाकी भाई भगवान तो है नहीं हम कि भाई भविष्यवाणी करके आपको बता दें, ये मेरी रीडिंग है, मेरा इंटरप्रिटेशन है। ठीक है जी, चलो दूसरा क्वेश्चन जो इलस्ट्रेशन 9 है, जो आपका एडेड है, विच अगेन इंक्लूड जीएसटी पार्ट, वैसा ही सवाल है, फिर से देखना। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ मेसर्स या मिस निधि ट्रेडर्स, मेसर्स होगा, मिस नहीं होगा, मेसर्स निधि ट्रेडर्स। जुलाई 2022 की अलग अलग डेट पे ट्रांजैक्शन दी हुई है। तो जैसे कह रहा है, सोल्ड गुड्स फॉर 50,000, चार्ज सीजीएसटी एंड एसजीएसटी एट द रेट ऑफ 6% ईच। प्रॉपर एग्जाम में विद नरेशन एंड प्रॉपर जर्नल फॉर्मेट आपको सब कुछ करना है, डेट्स वगैरह जरूर डालनी है। हमेशा मैं कहता हूं कोई भी चैप्टर में जिसमें जर्नल का क्वेश्चन हो, अगर डेट्स गिवन है तो भूलना नहीं, बिल्कुल भी डेट जरूर डालना। बच्चे हड़बड़ी में डेट डालना भूल जाते हैं और अपना नंबर कटवा के आ जाते हैं, आधे सा एक नंबर पूरा आपका कट सकता है। ठीक है, तो 3 जुलाई 2022, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ जुलाई 2022
तो 3 जुलाई है यहाँ पे। तो सेल करी हमने, किसको सेल करी, कुछ नहीं लिखा तो दैट मीन्स कैश सेल है। तो कैश या बैंक अकाउंट कुछ भी लिख सकते हो। बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अच्छा, अब क्योंकि सेल है तो अब आउटपुट जीएसटी पिक्चर में आ जाएगा। तो आउटपुट सीजीएसटी एंड एसजीएसटी 6%। आउटपुट सीजीएसटी एंड आउटपुट एसजीएसटी कितने रुपए की सेल करी हमने, 50,000 की। तो 50,000 का 6% हो गया 3,000, 6% हो गया 3,000। तो बैंक अकाउंट में टोटल डेबिट हो गया 56,000। तो रेवेन्यू पोर्शन, हमारा रेवेन्यू पोर्शन कितना होगा, अगर आपसे पूछा जाएगा कि बताओ रेवेन्यू कितना हुआ इस ट्रांजैक्शन में, तो रेवेन्यू 50,000 का हुआ। 3,000 का जो है वो तो जीएसटी है, वो रेवेन्यू थोड़ी है, वो तो लाइबिलिटी है, मैंने कलेक्ट कर ली और मेरे को ये सरकार को दे देनी है। तो दिस इज नॉट अ रेवेन्यू, ये मेरा पैसा नहीं है, मैंने नहीं कमाया। मैंने तो क्या कमाया, मैंने 50,000 कमाया। समझ आ रही बात। अच्छा, और अगला ट्रांजैक्शन, सोल्ड गुड्स टू सुरजीत फॉर 28,000। अब फिर से ध्यान से पढ़ना बच्चों, लैंग्वेज का खेल है सारा। इंक्लूडिंग सीजीएसटी एंड एसजीएसटी 6%। तो फिर से ये जो 28,000 का अमाउंट दिया है दैट इंक्लूड्स आपका सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। तो एंट्री लिख देते हैं। तो जुलाई 4 एंट्री होगी सुरजीत। अब नाम दे दिया उसने, दैट मीन्स ये क्रेडिट सेल है कहीं ना कहीं। सुरजीत अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट एसजीएसटी। तो टोटल उसने अमाउंट बताया 28,000 का। इसमें 6 और 6% यानी 12% का जीएसटी इंक्लूडेड है। तो एक्सक्लूडिंग जीएसटी निकालने के लिए आप किससे डिवाइड कर दोगे, 112% से। तो ये कितना आएगा, 25,000। तो दैट मीन्स 25,000 की सेल है। और अब इस 20,000 का 6% जब आप निकालोगे तो ये आएगा 1,500 एंड 1,500। और ऐसे करके ये टोटल अमाउंट हो जाएगा 28,000 का। ठीक है, जस्ट लाइक पिछले सवाल में फर्नीचर परचेज किया था इंक्लूडिंग जीएसटी, उसका हमने अमाउंट निकाला था, बिल्कुल वैसे ही इसका भी अमाउंट निकलेगा। ठीक है, फिर कहता है रिसीव्ड 25,200 फ्रॉम सुरजीत इन फुल सेटलमेंट ऑफिस अकाउंट ऑफ 28,000। ठीक है, तो देख रहे हो 28,000 के बदले हमने 25,200 रुपए वापस मिल गए इन फुल सेटलमेंट। तो 5 तारीख को एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, मिल गए 25,200 टू सुरजीत अकाउंट। तो सुरजीत अकाउंट लेने थे 28,000, तो कितने रुपए का डिस्काउंट दे दिया, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड। तो बैलेंस हमने सब डिस्काउंट में दे दिया, ये आया 2,800। हालांकि इन रियलिटी ये डिस्काउंट हमने क्या टैक्स में से दिया होगा, नहीं भाई, टैक्स में से नहीं ले सकते, तो सरकार का पैसा है ना, सरकार के पैसों को थोड़ी हम डिस्काउंट कर सकते हैं। तो हमने कहीं ना कहीं ये 25,000 रुपए जो लेने थे उससे, सेल जो एक्चुअल थी मेरी, उसमें से डिस्काउंट दिया होगा। हालांकि एंट्री पढ़ते वक्त लिखते वक्त ऐसा लगेगा आपको कि अरे हमने तो टोटल 28,000 रुपए डिस्काउंट दे दिया, और ये बड़ा राउंड फिगर में दिख भी रहा है कि 28,000 का 10% 2,800 है। लेकिन प्रैक्टिकली मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, हालांकि क्वेश्चन से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आपके आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना ही आपसे पूछा जाएगा, बट मैं आपको ज्ञान बता रहा हूं कि इन रियलिटी हमने जो डिस्काउंट ये दिया है वो किस में से दिया है, वो इस 25,000 में से दिया है, सरकार के पैसों से नहीं किया। सरकार को तो पूरा पैसा देना है, जीएसटी के नाम पे हमें 1,500 रुपए, पूरे 3,000 रुपए का जीएसटी में सरकार को देना है। उसमें से आप ये नहीं कहोगे बाद में कि अरे डिस्काउंट दे दिया तो जीएसटी से भी डिस्काउंट करो, क्योंकि वो तो एक प्रकार का रिवर्सल ऑफ जीएसटी हो जाएगा। ठीक है,
तो कैश डिस्काउंट में जीएसटी का कोई मतलब नहीं है, सरकार को कोई मतलब नहीं, वो कहेगा वो आपकी और आपके कस्टमर के बीच की बात है कि आप डिस्काउंट दे रहे हो, हमें मतलब नहीं है। चलो फिर 6 तारीख को क्या हुआ, सोल्ड गुड्स टू कपिल फॉर 30,000 चार्ज आईजीएसटी एट 12%। अब इसके ऊपर जीएसटी चार्ज करा, रिसीव 12,000 इमीडिएटली एंड बैलेंस टू बी रिसीव्ड आफ्टर 1 मंथ। तो कुछ पैसा मतलब 12,000 रुपए इमीडिएटली मिल गया, रिमेनिंग बाद में मिलेगा। कपिल को गुड्स बेचे तो क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट। तो देखो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट। तो 12,000 रुपए मिल गए, कपिल्स अकाउंट डेबिट, ये अमाउंट अभी हम निकाल लेंगे बिकॉज कैलकुलेशन करनी है अभी। टू सेल्स अकाउंट, टू आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट। कितने रुपए की सेल है, कितने रुपए की सेल है, 30,000 की सेल है, टोटल 30,000 की सेल है। इस पे जीएसटी लगाना है 12% का, तो 30,000 का 12%, 30,000 का 12%, विच कम्स आउट टू बी 3,600। उसमें से 12,000 हमने पहले मिल गए, मतलब कैश में मिल गया हमको इमीडिएटली। तो बैलेंसिंग फिगर जो भी बची वो बेसिकली कपिल के अकाउंट में डेबिट हो जाएगी एज उधारी। ठीक है, ये उधारी वाला पोर्शन हो गया 33,600 माइनस 12। तो मतलब बैलेंसिंग फिगर ऑफ 21,600 कपिल के अकाउंट में डेबिट हो जाए। चलो तो ये कैश प्लस क्रेडिट सेल का कॉम्बिनेशन हो गया ना, ये मतलब आप विदाउट जीएसटी भी पूछ लेता आपसे वो, और आता भी आपको। इसमें बस इतना मसाला है कि इसमें जीएसटी भी ऐड हो रहा और कुछ नहीं। कह रहे कपिल वॉज अलाउड द रिबेट ऑफ 5,000 एज गुड्स सप्लाइड टू हिम। आगे पढ़ो, एज गुड्स सप्लाइड टू हिम वर डिफेक्टिव। सितारा वाला पॉइंट है ये, कॉन्सेप्चुअली मैं आपको लेकिन बता चुका हूं। कह रहा है कि कपिल को हमने 5,000 रुपए का रिबेट दे दिया बिकॉज वो गुड्स जो थे वो डिफेक्टिव थे। इसका मतलब रिबेट दिया ऑन अकाउंट ऑफ क्वालिटी इशू, क्वालिटी रीजन की वजह से, क्वालिटी की वजह से हमने 5,000 का रिबेट दिया। दीज गुड्स वर सोल्ड बाय चार्जिंग आईजीएसटी एट 12%। मतलब ये नहीं भी बताता तो इतने तो समझदारी हमको है कि हमें ऊपर ही पता है कि भाई कपिल को हमने 12% का आईजीएसटी चार्ज करके गुड्स बेचा है, तो वही वाली बात हो रही है, राइट। तो मैंने आपको सिखाया कि अगर कोई रिबेट अलाउ होता है अदर देन फॉर रीजन ऑफ प्रॉम्प्ट या अर्ली या टाइमली पेमेंट, तो इट इज ट्रीटेड एज गुड एज सेल्स रिटर्न। हालांकि सेल्स रिटर्न नहीं है, दिस इज नॉट सेल्स रिटर्न, आप सेल्स रिटर्न की एंट्री नहीं पास करोगे, बट इसको आप एज गुड एज जस्ट लाइक सेल्स रिटर्न दिमाग में सोच के ट्रीट करोगे। 5,000 रुपए की हमारी सेल कम हो रही है, लेकिन रियलिटी में सेल नहीं कम करनी, आपको सेल रिटर्न नहीं दिखाना आपको। तो एंट्री क्या होगी, देखो रिबेट की एंट्री जो होती है मैं आपको बता देता हूं। रिबेट की एंट्री होती है रिबेट अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। तो मैं लिख देता हूं रिबेट अकाउंट डेबिट, एक लाइन छोड़ के, टू डेटर अकाउंट। ये एंट्री होती है सिंपल, अगर आप विदाउट जीएसटी एंट्री पूछोगे तो कितने रुपए का रिबेट दिया हमने, 5,000 का। बस क्योंकि रिबेट है तो आपको इसमें जो इनपुट या आउटपुट जीएसटी जो आपने ऊपर रिकॉर्ड किया था उसको रिवर्स कर देना है। तो रिवर्स करने के लिए क्या करोगे, आउटपुट जीएसटी को डेबिट करोगे, और ऊपर हमने आईजीएसटी चार्ज किया था तो आउटपुट आईजीएसटी अल्टीमेटली रिवर्स हो जाएगा। तो 5,000 का 12%, तो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 600, मेरे ख्याल से 600 रुपए। तो टोटल अमाउंट कितने का रिबेट दे दिया हमने, 5,600 का, 5,600 का। ठीक है, यहां पे हम जीएसटी की लाइबिलिटी अपनी कम कर देंगे क्योंकि यहां सब कानून के हिसाब से, भाई कानून जो बोल रहा है वो कर रहे हैं हम, यहां लॉ अलाउ कर रहा है जीएसटी का, इसलिए हम यहां पे जीएसटी को रिवर्स कर सकते हैं, राइट। तो रियलिटी मतलब आप आगे पढ़ोगे जीएसटी लॉ में कि यहाँ पे क्रेडिट नोट इशू किया जाता है, यहाँ पे क्रेडिट नोट इशू करते हैं। तो पूरा जीएसटी लॉ में है कि भाई क्रेडिट नोट इशू करना होता है, उसकी नंबरिंग होती है, और हमें फिर अथॉरिटीज को बताना होता है कि इतने क्रेडिट नोट हमने इशू करे, इतना रुपए हमने कम किया। मतलब वो पूरा एक जीएसटी लॉ के अंदर पूरा एक सिस्टम है, वो मैं बता नहीं रहा आपको, पढ़ा नहीं रहा वो क्या सिस्टम है, लेकिन हाँ ऐसा प्रैक्टिकली होता है, बस ये बोलने की कोशिश कर रहा हूं। अच्छा, 12 जुलाई को क्या हुआ, सोल्ड गुड्स टू मनप्रीत फॉर 1 लाख रुपीज, ट्रेड डिस्काउंट 20% है, आईजीएसटी चार्ज किया 12%।
तो वही बात है यार, देखो ऊपर परचेज का था पिछले क्वेश्चन में, यहाँ सेल पे आ गया। 1 लाख की सेल है, इसमें से 20% का ट्रेड डिस्काउंट अलाउ हो गया, तो एक्चुअल नेट सेल्स कितनी की हो गई? 80,000 की। जीएसटी किस पे कैलकुलेट होगा? 80,000 पे। तो क्या एंट्री बन गई? लिखो एंट्री। तो अगली एंट्री 12 तारीख को मनप्रीत अकाउंट डेबिट, क्योंकि जब भी नाम लिखा होता है तो हम मानते हैं कि क्रेडिट सेल है। मनप्रीत अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट। तो वही बात है, मैं फिर से लिख देता हूं यहां पे। सेल 1 लाख की है, इसको लिस्ट प्राइस बोल दिया, लेकिन इसमें से 20% का ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दिया, तो नेट सेल्स मेरी हो गई 80,000 की। और जो 12% का जीएसटी कैलकुलेट होगा वो किस पे होगा? अब नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट जो अमाउंट है उस पे होगा, तो 80,000 पे 12% का जीएसटी कैलकुलेट होगा। तो ये आ गया आई थिंक 9600। तो टोटल अमाउंट कितना ड्यू हो गया मनप्रीत से? 89,600 इंक्लूडिंग जीएसटी। ठीक है, चलिए ये भी हो गया। फिर 13th को क्या हुआ? गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस 20,000 रिटर्न्ड बाय मनप्रीत। ऊपर मनप्रीत को बेचा था, अब उसने गुड्स वापस कर दिए, सेल्स रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न में भी मैंने आपको बताया कि क्या होता है, जीएसटी रिवर्स हो जाता है। तो एंट्री करेंगे अगले दिन 13th को, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। तो लिस्ट प्राइस था, क्या बोला था उसने? लिस्ट प्राइस 20,000, तो 20,000 की लिस्ट प्राइस का गुड्स उसने वापस करा, तो सेल्स रिटर्न में क्या 20,000 दिखाएंगे? नहीं भाई, जब सेल्स हमने नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट की है रिकॉर्ड, तो सेल्स रिटर्न भी तो नेट ऑफ सेल्स रिटर्न ही होगी ना, नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट। 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस, तो 20,000 में से 10% का ट्रेड डिस्काउंट माइनस, 20% का था रादर, 20% का ट्रेड डिस्काउंट माइनस। तो इन अदर वर्ड सिंपल सिंपल इसका 80% निकाल लो तो आ जाएगा 16,000। ठीक है, अच्छा। और साथ साथ हमने आउटपुट आईजीएसटी की लाइबिलिटी रिकॉर्ड करी है, उसको भी रिवर्स कर देंगे। तो आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट, तो ये भी किस पे कैलकुलेट होगा? इसी वैल्यू पे। भाई सेल्स की एंट्री जिस बेसिस पे रिकॉर्ड करी, रिटर्न की एंट्री भी उसी बेसिस पे होगी। तो 16,000 का 12%, तो ये कितना आ रहा है? 1920, 1920 टू सेल्स रिटर्न टू, सॉरी, मनप्रीत। तो टोटल अमाउंट कम हो गया उसका 17,920, 17,920। ठीक है जी, आगे बढ़ेंगे। अगली एंट्री 17 कहता है रिसीव्ड कमीशन ऑफ 15,000, चार्ज सीजीएसटी एसजीएसटी एट 6% ईच। रिसीव्ड कमीशन है, दैट मीन्स दिस इज एन इनकम फॉर मी। तो कमीशन रिसीव्ड एक इनकम होती है, तो अगेन मैं इनकम कमा रहा हूं, उस पर जीएसटी चार्ज करके जीएसटी भी ले रहा हूं, तो ये जीएसटी भी तो बाय नेचर आउटपुट जीएसटी तो हो गई। भाई सेल्स पे मैं जीएसटी कमाता हूं, कमाता गलत वर्ड हो गया, कलेक्ट करता हूं, तो आउटपुट जीएसटी होता है, लाइबिलिटी होती है। कमीशन पे मैं जीएसटी चार्ज कर रहा हूं, वो कलेक्ट कर रहा हूं, वो भी मेरे लिए आउटपुट जीएसटी। भाई सेल्स भी रेवेन्यू है, इनकम है, कमीशन जो रिसीव हुई ये भी इनकम है, सिंपल। तो क्या एंट्री हो जाएगी इसकी 17 तारीख को? बैंक अकाउंट डेबिट, जो भी है, कैश है, बैंक जैसे भी है, टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट
टू आउटपुट SGST अकाउंट। चलिए, तो कितने रुपए का कमीशन है? 15,000 का। इस पे कितना कितना परसेंट का GST चार्ज किया हमने? 6% का। तो 15,000 का 6%, 15,000 का 6%, which comes out to be 900 and 900 each। तो टोटल अमाउंट इंक्लूडिंग GST कितना मिला? 16,800। दैट्स इट। चलो ठीक है जी, हो गए पॉइंट सारे खत्म, सारे पॉइंट्स ओवर हो गए। अच्छा, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन, ये तो बहुत नन्ना सा इलस्ट्रेशन है, तीसरा क्वेश्चन जो आपका ऐड हुआ है। तो देखो यार, वैसे ही क्वेश्चन है, एक पॉइंट बस मेन इसमें डिस्कस करना है, जो कि है पॉइंट नंबर 2। 1 and 3 अब बेसिकली काइंड ऑफ रिपीट टेलीकास्ट है। चलो, रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन जर्नल। और यहां सिंपल हो गया, सारी ट्रांजैक्शंस में अज्यूम करना है CGST एंड SGST ऑफ 6% ईच। ठीक है, यस। चलो आओ, क्या कहता है? सोल्ड गुड्स टू मुकेश एट द लिस्ट प्राइस ऑफ 50,000 लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट। याद रखना, हमारा वही CGST SGST 6% ईच है। तो क्या एंट्री होगी इसकी भाई? चलो कर ही लेते हैं, क्या दिक्कत है, ज्यादा क्वेश्चन तो है नहीं ना। तो मुकेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट CGST अकाउंट टू आउटपुट SGST अकाउंट। ठीक है, तो कितना होगा? सेल्स में कितना दिखाएंगे? 50,000 की सेल्स है, इसमें से 20% का ट्रेड डिस्काउंट माइनस, इन अदर वर्ड सीधा सीधा 80% निकालो 50,000 का, तो ये आएगा 40,000। बस इस 40,000 का 6% हम क्या डाल देंगे, क्या दिखा देंगे? GST की लाइबिलिटी, आउटपुट CGST एंड SGST, विच कम्स आउट टू 2,400 and 2,400 ईच। तो टोटल अब मुकेश से इंक्लूडिंग GST कितना पैसा लेना है? 44,800, 44,800। राइट, सिंपल। सेकेंड एंट्री, मतलब मेन तो यही है जो मुझे आपके साथ डिस्कस करनी है। सितारा कहता है, सोल्ड गुड्स टू मुकेश एट लिस्ट प्राइस ऑफ 1 लाख रुपीज लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। तो इससे मुझे पता है, दो बातें पता लगी। पहली बात तो सिंपल है भाई, दिख रहा है कि ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट दोनों भी है, तो मुझे थोड़ा सतर्क रहना है। लेकिन उससे भी ज्यादा बड़ी बात जो मुझे पता लगी, वो ये पता लगी कि इवन तो मैंने गुड्स मुकेश को बेचे हैं, तो पढ़ के लगता है कि क्रेडिट सेल है, लेकिन मैंने कैश डिस्काउंट भी दे दिया। भाई कैश डिस्काउंट कब देते हैं? इन केस ऑफ टाइमली, प्रॉम्प्ट या अर्ली पेमेंट, मतलब पेमेंट जब मिल रही है तभी कैश डिस्काउंट दिया जाता है, पहले तो कभी नहीं देते। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये मैंने जो सेल करी वो करी तो मुकेश को, लेकिन क्या क्रेडिट पे करी? नहीं, कैश पे करी। मुझे उसने कैश दे दिया तभी तो मैंने कैश डिस्काउंट दिया, नहीं तो मैं पागल बैठा हूं जो बैठ के उसको कैश डिस्काउंट दे दूंगा। कैश डिस्काउंट तो पेमेंट के टाइम ही देता हूं। क्लियर हो रहा है? तो दैट मीन्स दिस इज अ बिकॉज ऑफ कैश डिस्काउंट, कि भाई कैश डिस्काउंट है, दैट मीन्स दिस इज अ कैश सेल। अब यहां पे मुकेश जो भी है इससे हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमारे मन से आवाज आएगी कि ऊपर भी मुकेश को सेल करी थी, वो क्रेडिट सेल डाला था, तो यहां पे भी मुकेश को सेल करी, ये भी क्रेडिट सेल होगी ना। कैश डिस्काउंट दिया है, दैट मीन्स ये हम कैश में बेच रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब कैलकुलेशन देखो कैसे होगी। तो देखो मैं पहले एंट्री लिखता हूं, कैश या बैंक अकाउंट जो भी लिखना चाहो, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट 1। कैश डिस्काउंट दे रहे हैं, तो ये हमने सीख रखा है कि कैश डिस्काउंट हमें अलग से रिकॉर्ड करना होता है, ट्रेड डिस्काउंट अलग से रिकॉर्ड नहीं होता। तो कैश डिस्काउंट को रिकॉर्ड करेंगे एज डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। 2,
सेल्स अकाउंट टू जीएसटी। कैसे भूल जाएंगे, सेल पे जीएसटी तो लगा रहे होंगे ना, तो टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट टू आउटपुट एसजीएसटी। तो पहले तो ये एंट्री क्लियर होनी चाहिए कि ये एंट्री इस तरह से बनेगी, ये एंट्री इस तरह से बनेगी। कैश है बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैश में पैसा मिल रहा है, कैश में सेल हो रही है, कैश डिस्काउंट दे रहे हैं उसको डिस्काउंट अलाउंट में डेबिट करेंगे, टू सेल्स मीन सेल्स हो रही है, और सेल्स पे जो जीएसटी कलेक्ट कर रहे हैं टू आउटपुट सीजीएसटी एंड टू आउटपुट एसजीएसटी। अब अमाउंट क्या क्या आएंगे इनमें अमाउंट कैसे कैसे आएंगे। तो कितने रुपए की सेल हो रही है, 1 लाख रुपीज की। तो सेल्स में तो हम नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट हम लोग एंट्री रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। सेल्स में हम नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट एंट्री रिकॉर्ड करते हैं। तो 1 लाख की सेल है, लेकिन इसमें हमने 20% का वही घिसा पिटा ट्रेड डिस्काउंट दे दिया। तो सेल्स मेरी रिकॉर्ड होगी एट 80,000। और जीएसटी पे जो कैलकुलेट होता है वो इसी वैल्यू पे कैलकुलेट होता है, ये याद रखना, ठीक है। रट लो चाहे तो 80,000 का 6%, 80,000 का 6%, स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलना है। तो मैंने आपको पहली कॉन्सेप्ट में भी बता दिया कि सेल की एंट्री, परचेज की एंट्री, नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड होती है, जीएसटी जो कैलकुलेट होता है इसी अमाउंट पे होता है। और मैंने आगे वैसे आपको ये भी बताया था कि कैश डिस्काउंट भी अगर आपको एज अ परसेंटेज कैलकुलेट करना है तो इसी पे करना है, क्योंकि जीएसटी पोर्शन पे आप डिस्काउंट नहीं दे सकते, वो तो सरकार का पैसा है, उससे कैसे दे दोगे डिस्काउंट, ठीक है। तो सरकार के पैसे से थोड़ी आप डिस्काउंट दे सकते हो, ठीक है। तो 4800 ये मेरी जीएसटी की लाइबिलिटी हो गई। डिस्काउंट कितने का दिया मैंने, डिस्काउंट हमने 5% का दिया, कैश डिस्काउंट। अब ये किसका 5% होगा, 80,000। जीएसटी पे नहीं दे देंगे हम लोग कैश डिस्काउंट, ठीक है। तो बहुत बड़ा क्राइम हो जाएगा वो, अगर आप सरकार के पैसों से डिस्काउंट दे दोगे तो वो तो आपके लिए बहुत ही बड़ा क्राइम हो जाएगा। यह हो गया 4,000। तो सिंपल सिंपल एज अ बैलेंसिंग फिगर आप निकाल लो, इसका मतलब मुझे कैश में कितना पैसा मिला, बस बैलेंसिंग फिगर निकालो। तो 80,000 प्लस 4800 प्लस 4800, तो टोटल 89,600 मिलना था, 4,000 का डिस्काउंट दे दिया, तो बैलेंस 85,600 मुझे कैश में मिला, ठीक है जी। तो ये इंपॉर्टेंट एंट्री थी, लेकिन सिंपल है, कुछ ज्यादा टेक्निकल नहीं है, ठीक है। लास्ट कह रहे सोल्ड गुड्स टू मुकेश, फिर से मुकेश को गुड्स बेचे एट लिस्ट प्राइस 1,50,000 लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट, कर लेंगे इसको डील। आउट ऑफ द अमाउंट ड्यू 60% इज रिसीव्ड, आउट ऑफ विच 3/4 इज रिसीव्ड बाय चेक। तो यहां जो उसने मसाला लगा लिया, ये बोला कि 60% हमें मिल रहा है, उसमें से भी 3/4 जो है वो चेक से मिल रहा है, तो रिमेनिंग 1/4 मुझे कैश में मिल रहा होगा। तो देखो इस पॉइंट को कैसे रिकॉर्ड करेंगे, पहले मैं एंट्री लिख देता हूं। अच्छी बात है कि अब यहाँ पे कैश डिस्काउंट की भसड़ नहीं है, तो उससे आप मुक्त हो गए, लेकिन बाकी तो पॉइंट है भाई। देखो मैं बताता हूं उसने क्या बोला। आपके हम मुकेश को सेल कर रहे हैं, उसमें से कुछ पैसा चेक पे मिल रहा है, चेक से मिल रहा है, कुछ पैसा कैश में मिल रहा है, और बाकी हमारी क्रेडिट सेल है। जो क्रेडिट सेल है वो मुकेश अकाउंट टू सेल्स टू आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट एसजीएसटी। अब पॉइंट समझना, मैं नीचे समझा देता हूं इसको ढंग से थोड़ा। उसने बोला आपसे कि देखो हमारी जो सेल की लिस्ट प्राइस है वो कितनी है, हमारी जो सेल की लिस्ट प्राइस है वो है कितनी की बेची थी, भूल गया मैं, एक सेकंड, 1,50,000, जिसमें 20% का ट्रेड डिस्काउंट है। तो कह रहे 1,50,000 की लिस्ट प्राइस की सेल है, जिसमें से ट्रेड डिस्काउंट हम दे रहे हैं कितना, ट्रेड डिस्काउंट हम दे रहे हैं 20% का। तो कितना आ गया, 1,50,000 का 20%, ये आ गया 30,000। तो मेरी नेट सेल्स कितनी की हो गई, 1,20,000, ये होगी मेरी सेल्स। तो साथ साथ रिकॉर्ड कर दो, सेल्स हम कितने पे रिकॉर्ड करेंगे, 1,20,000 पे, और जीएसटी भी इसी पे कैलकुलेट होगा। तो लगे हाथ तो जीएसटी भी निकाल लो। तो 1,20,000 का 6%,
1,20,000 का 6%, तो जीएसटी मेरी हो गई 7,200 एंड 7,200 ईच। ठीक है, अब यही करते हैं बात। तो हमने बोला प्लस सीधा सीधा इसमें जीएसटी ऐड कर दिया 12% का। कंफ्यूज नहीं होना, सीजीएसटी 6%, एसजीएसटी 6%। तो हमने सीधा सीधा 1,20,000 का 20% यानी 14,400 का जीएसटी ऐड कर दिया। तो 134,400 मुझे अमाउंट टू बी रिसीव्ड है, अमाउंट टू बी रिसीव्ड। अब उसने बोला टोटल अमाउंट रिसीव्ड इमीडिएटली। तो क्वेश्चन के हिसाब से 134,400 मुझे मिलना था, या इतने रुपए मुझे टोटल कलेक्ट करने मेरे को कहना चाहिए। इसमें से क्वेश्चन ने बोला कितना अमाउंट उसने दे दिया हमको, उसने इसमें से हमको 60% रिसीव हो गया इमीडिएटली। तो इसका 60% मेरे को इमीडिएटली रिसीव हो गया, इसका 60%। ये कितना हो गया 80,640, 80,640 इतना अमाउंट रिसीव हो गया। अब इसमें से भी उसने बोला जो अमाउंट रिसीव हुआ, कुछ अमाउंट तो चेक से हुआ, मतलब कुछ अमाउंट बैंक में रिसीव हुआ, कुछ अमाउंट कैश में रिसीव हुआ। बैंक में कितना हुआ 3/4, 80,640 का 3/4। तो इसका मतलब कैश में कितना रिसीव हुआ होगा, बैलेंस जो बच गया 80,640 का 1/4। तो 3/4 बैंक में रिसीव हुआ, रिमेनिंग 1/4 कैश में रिसीव हुआ होगा। तो ये आ गया 20,160 और ये हो गया 60,480। ठीक है, तो बस बैंक में कितना आएगा 60,480, बैंक में आएगा 60,480 और कैश में कितना आएगा 20,160। और बैलेंसिंग फिगर मुकेश के अकाउंट में डेबिट, ये बैलेंस है जो मुझको अल्टीमेटली बाद में मिलेगा मुकेश से। ठीक है, तो कितना बैलेंस हो गया, तो 134,400 था, इसमें से 60,480 एंड 20,160। तो बैलेंस इसका मतलब 53,760 क्रेडिट पोर्शन हो गया जो मुझे मुकेश से बाद में मिलेगा। ठीक है, तो ये आपकी इस तरह की एंट्रीज हैं जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जर्नल एंट्रीज आपके एग्जाम में इस तरह की आ सकती है। ठीक है, अब मैं आपको ट्रायल बैलेंस का एक क्वेश्चन दिखाऊंगा जो इसमें जीएसटी वाला पोर्शन, कुछ उसमें जीएसटी का मसाला एडेड है। अब मुझे आपको इलस्ट्रेशन नंबर 5 दिखाना है। यह आपका जो चैप्टर है एक छोटा सा सिंपल सा ट्रायल बैलेंस के नाम से, उसमें बस एक ये क्वेश्चन ऐड किया गया है। पेज नंबर बता देता हूं, आपके स्टडी मटेरियल का पेज नंबर है 2.76, लेटेस्ट स्टडी मटेरियल का पेज नंबर 2.76 में ये इलस्ट्रेशन नंबर 5 है। तो कह रहा था फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2022 वाज ड्रॉन फ्रॉम द बुक्स ऑफ फिनटेक ट्रेडर्स। तो क्या क्या दे रखा है, बिल्डिंग मशीनरी, रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड का मतलब होता है परचेज रिटर्न, बैड डेट्स, कैश, डिस्काउंट रिसीव्ड, बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर्स, परचेज, फिर कैपिटल, फिक्सचर्स, सेल्स, डेटर्स, इंटरेस्ट रिसीव। जो जीएसटी वाला मसाला ऐड किया है वो कुछ भी नहीं है, इसी में आपको उसने इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, इसके बैलेंसेस दे दिए बस। कह रहा है इवन दो द डेबिट एंड क्रेडिट साइड्स एग्री द ट्रायल बैलेंस कंटेन्स सर्टेन एरर्स, चेक द एक्यूरेसी ऑफ ट्रायल बैलेंस। कह रहा है कि ट्रायल बैलेंस का टोटल तो टैली हो गया, फिर भी कुछ गड़बड़ है। अब वो गड़बड़ क्या है, देखो हम गड़बड़ आइडेंटिफाई करते हैं। मैं लाल से गड़बड़ को क्रॉस करता हुआ चलूंगा। बिल्डिंग एसेट है,
डेबिट बैलेंस आना चाहिए, डेबिट ही आ रहा है। मशीनरी एसेट है, डेबिट बैलेंस आना चाहिए, एसेट ही आ रहा है। रिटर्न आउटवर्ड, परचेज रिटर्न, तो परचेज रिटर्न का बच्चों क्रेडिट बैलेंस होता है, तो इसको क्रेडिट में आना चाहिए। बैड डेट्स, नुकसान है, डेबिट है, सही है। कैश एसेट है, डेबिट है, सही है। फिर डिस्काउंट रिसीव्ड, ये एक इनकम होती है, रेवेन्यू होता है, इसको क्रेडिट में आना चाहिए। बैंक ओवरड्राफ्ट, ये एक लाइबिलिटी होती है, इसको भी क्रेडिट में आना चाहिए। क्रेडिटर्स, ये भी लाइबिलिटी होती है, इसको क्रेडिट में आना चाहिए। परचेजेस, खर्चा है, एक्सपेंस है, डेबिट है, सही है। कैपिटल क्रेडिट बैलेंस होता है, सही है। फिक्सचर्स, ये एक एसेट है, इसको डेबिट में आना चाहिए। सेल्स रेवेन्यू है, सही है, क्रेडिट में आ रहा है। डेटर्स एसेट है, इसको भी डेबिट में आना चाहिए। इंटरेस्ट रिसीव, रेवेन्यू, इनकम, कुछ भी बोल लो, क्रेडिट है, सही है। अब इनपुट सीजीएसटी, एसजीएसटी, सब कुछ इनपुट वाले जो जीएसटी होते हैं वो एसेट होते हैं, ये हमने सीखा है लास्ट लेक्चर में। और आउटपुट एसजीएसटी, सीजीएसटी मतलब आउटपुट जीएसटी जो होती है वो एक लाइबिलिटी होती है, ये भी हमने सीखा है। तो दैट मींस इसका सारा डेबिट बैलेंस में आना चाहिए, इसका क्रेडिट में आना चाहिए। बस ये क्वेश्चन में उल्टा कर रखा है। तो ये सारे आपको जो इनपुट जीएसटी हैं तीनों भी, ये आपको डेबिट में दिखाने हैं, और जो दोनों भी आउटपुट जीएसटी है इसको आपको क्रेडिट में दिखाना है। क्वेश्चन खत्म, ठीक है। तो आप चेक कर लेना, यही क्वेश्चन में आंसर इसका कर रखा होगा, करेक्ट ट्रायल बैलेंस बना रखा है। तो जैसे मैं अगर सबसे पहले दिखाऊं, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी, ये डेबिट में डाला। आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, ये क्रेडिट में डाला। बाकी जो गलती हमने डिस्कस करी वो भी ठीक करी, तो करेक्ट ट्रायल बैलेंस आपका बनके तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो इतना आप काम कर सकते हो। मेन इसमें जो पॉइंट था वो जीएसटी वाला पॉइंट था, बाकी तो आपका नॉर्मल है, ठीक है। तो बस ये एक मुझे आपको और ट्रायल बैलेंस का क्वेश्चन दिखा के डिस्कस करना था, ठीक है जी। तो आई होप सो अब आपको थोड़ा बेसिकली अकाउंटिंग पोर्शन जो है अलॉन्ग विद जीएसटी ये पार्ट क्लियर हो गया होगा और समझ आ गया होगा कि आप एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो बच्चों अगर ये लेक्चर आपको हेल्पफुल लगा तो प्लीज सपोर्ट जरूर कीजिएगा, इसको लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, मेरा छोटा सा नन्हा सा चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कोई अगर आपकी क्वेरी होगी तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। इसके अलावा आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम का आईडी है CA_Shailen, आपको इजीली मिल जाएगा और वहां पे भी आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो मुझे अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए, हंसी खुशी रहिए, एक दूसरे की मदद करते रहिए और पॉजिटिव माइंडसेट से पढ़ाई करते रहिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो